नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो हमने शिक्षा आयोग एवं समिति की जो वीडियो सीरीज़ चलाई हुई है उसके ये दूसरा लेक्चर आज रहेगा। पिछली वीडियो में हमने जाना था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में गठित पहले आयोग के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ राधाकृष्णन आयोग की, और मैंने ये भी बताया था कि राधाकृष्णन आयोग जो है वो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समीक्षा और सुझाव के लिए था। लेकिन जब उस आयोग का गठन किया जा रहा था, ठीक उसी समय माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की समीक्षा हेतु ऐसा नहीं था कि उस समय की सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। सरकार ने इस दिशा में भी काम किया और इसी के चलते माध्यमिक शिक्षा के स्तर की समीक्षा के लिए 1948 में ही सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिस समिति का नाम है ताराचंद्र समिति। कभी आपसे पूछे कि ताराचंद्र समिति का गठन कब हुआ, और इस समिति का गठन 1948 में हुआ था, और इस समिति के गठन का पीछे का जो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था वो था कि माध्यमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है उसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था। अब इस समिति ने क्या किया? इस समिति ने अपने जो सुझाव हैं वो सरकार के समक्ष रखे। सरकार के समक्ष रखते ही एक जो पहली वीडियो में मैंने बात कही थी कैब की सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इसने क्या कर दिया? इसने ताराचंद्र समिति के जो सुझावों को है उसे असंतोषजनक बताया। इसने ये कहा कि इसने जो सुझाव दिए हैं वो सही नहीं है, इससे कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर कोई विकास नहीं होगा। और इसी कैब ने सरकार को बाध्य किया कि जैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक आयोग का गठन किया है, ठीक इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के स्तर के लिए ऊपर उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक आयोग का गठन करना पड़ेगा। अब सरकार के समक्ष इसने तो अपना सुझाव रख लिया। सरकार ने कैब की सिफारिश को मानते हुए 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा के स्तर और माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु एक आयोग का गठन किया, और उस आयोग का नाम रखा गया माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसको आप नोट कर लीजिए। और बाद में किस प्रकार से ये आयोग मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, इसके पीछे के रहस्य को भी थोड़ी देर में हम जानने वाले हैं। अब क्या होता है, सरकार ने जैसे ही इस आयोग का गठन किया तो इसके सदस्यों को भी चुना। तय हुआ कि इस आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये वही डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर है, जो उच्च शिक्षा आयोग में भी सदस्य रह चुके हैं। इन्हें क्या कर दिया गया? अब की बारी माध्यमिक शिक्षा आयोग में जैसे ही 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया, ठीक उसी दिन डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आप इसे नोट कीजिएगा मित्रों कि डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, जिसी के चलते जो ये 23 सितंबर 1952 को गठित हुआ माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसी आयोग के जो सचिव थे
सचिव का काम डॉक्टर AM बसु को मिला। सदस्यों के नाम आपसे नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी मैंने क्या किया हुआ है, सदस्यों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। और बहुत सारी किताबों में या फिर बहुत सारे आप कहीं से भी सोर्सेज को उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि मुदालियर आयोग के कुल सदस्य 9 थे, लेकिन एक सदस्य और थे मित्रों जो मैं अलग से लिख रहा हूँ। उनकी भूमिका भी इस आयोग में बहुत रही हुई है, इसलिए कई बार उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन हम उनके बारे में भी जानेंगे कि वो आखिर वो 10वां सदस्य कौन था। उन्होंने एक सहायक सचिव के रूप में इस आयोग में अपनी भूमिका को निभाया। उनका नाम था डॉक्टर SMS चारी। डॉक्टर SMS चारी इस आयोग के सहायक सचिव थे, जिनका जिक्र बहुत कम ही हम लोगों को किताबों में, अन्य सोर्सेज में मिलता है, लेकिन इन्होंने सहायक सचिव के रूप में इस आयोग में अपनी भूमिका को निभाया। अब बात आती है कि सर आयोग का गठन हो गया, 23 सितंबर 1952 को हो गया। जी बिल्कुल हो गया। इस आयोग के उद्देश्य क्या थे, कार्यक्षेत्र क्या थे? उद्देश्य तो आपको पता है, उद्देश्य के बारे में कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। उद्देश्य के बारे में मैंने कहा कि ये माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने हेतु इसका गठन किया गया, क्योंकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव और किस प्रकार की उच्च शिक्षा रहनी चाहिए उसके लिए तो एक आयोग का गठन किया गया था, और उसने अपने सुझाव 1949 में ही दे दिए थे। लेकिन उच्च शिक्षा में किए गए इन सुधारों का फायदा तो तभी होगा जब आधार अच्छा होगा। आधार को ठीक बनाने के लिए इस माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और कार्यक्षेत्र, इस आयोग का उद्देश्य सिर्फ माध्यमिक शिक्षा के स्तर के जो है समीक्षा करना नहीं था, साथ में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम के साथ शिक्षकों की कैसी भूमिका रहनी चाहिए और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके हेतु सुझाव देने का भी इनके लिए एक उद्देश्य था और उसके ऊपर कार्य करना था। अब बात आती है कि इन्होंने कार्य अपना किस तरह से शुरू किया। इस आयोग ने भी पिछले आयोग की तरह एक काम किया, एक प्रश्नावली बनाई। पूरे देश में जो शिक्षाविद थे उन्हें उस प्रश्नावली को भेजा, और उस प्रश्नावली के जो वहाँ पर उन्हें उपयुक्त उत्तर मिले, आंसर मिले, उसके आधार पर इन्होंने सुझावों को तैयार किया। एक तो इनका ये रहा। दूसरा इन्होंने ये किया कि इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के साक्षात्कार किया, मतलब स्वयं से उस समय की शिक्षा का क्या किया, इन्होंने निरीक्षण किया कि माध्यमिक स्तर पर क्या कमियां आ रही है, किन किन चीज़ों की कमी है, और इन सब का साक्षात्कार इन्होंने एक जो अलग से चीज़ ये की, इन्होंने सिर्फ प्रश्नावली तक ही सीमित नहीं रखा, इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करके जो माध्यमिक स्कूल थे, ठीक है, उनमें माध्यमिक पाठशालाओं में जाकर के क्या किया, साक्षात्कार स्वयं जाकर के किया इनके सदस्यों ने। और ऐसा करते करते ...244 पृष्ठों से बनी रिपोर्ट, जिसमें कि 14 अध्याय थे, 14 अध्याय का संकलन था, 244 पृष्ठों और 14 अध्यायों से संकलित माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट बनकर के तैयार होती है। और 29 अगस्त 1953 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न रहेगा कि जिस समय ये रिपोर्ट
बन करके तैयार हुई, सरकार के समक्ष रखी गई। और जब इस आयोग का गठन हुआ उस समय आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि उस समय इस आयोग की नियुक्ति के समय जब इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उस समय भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे। अगर आपने पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको हिंट मिल जाएगा, मैंने वहाँ पर उनके बारे में जिक्र किया हुआ, अच्छे से जिक्र किया हुआ है। अभी की वीडियो में आपने इतना काम करना है कि उस समय जो हमारे देश के जो शिक्षा मंत्री कौन थे। अब 244 पृष्ठों से बनी रिपोर्ट, 14 अध्याय का संकलन जिसमें था 29 अगस्त 1953 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। अब उसमें सुझाव कौन कौन से थे, मेन तो ये रहता है कि सर हमने पढ़ लिया है, सुझाव क्या क्या दिए। सुझाव इनका ये रहा कि जो पाठ्यक्रम है उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। विकास का ध्यान रखा जाए, अर्थात मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम इस तरह से हो कि उसमें हर प्रकार से बच्चे का विकास हो सके। और जो शिक्षा है वो आगे चल कर के, खास तौर पर इस आयोग की मैं विशेष बात कहूँ तो इस आयोग ने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया। इसने कहा कि स्किल शिक्षा जो है स्किल को, कौशल का विकास करने वाली होनी चाहिए। तभी इस आयोग ने कहा कि प्रत्येक प्रांत में, ये भी इसका ही सुझाव है, कई बार सुझाव पूछ लेते हैं कि निम्न में से मुदालियर आयोग का कौन सा सुझाव है, या फिर कई बार आ सकता है कि कौन सा सुझाव नहीं है। इस आयोग का सबसे बढ़िया जो एक सुझाव था वो ये था कि प्रत्येक प्रांत में, मतलब प्रत्येक प्रदेश में अपना, प्रत्येक प्रांत का अपना एक तकनीकी शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा बोर्ड की बात की सबसे पहले इसी आयोग ने की, और साथ में कहा कि ये जो है प्रत्येक प्रांत का अपना एक होना चाहिए। जैसे आजकल देखते हैं HPTU की बात करते हैं, ठीक है, वैसे उसी प्रकार, उसी तर्ज पर हो सकता है कि ये जो आगे जो इनका गठन हुआ, ये जो निर्माण हुआ, ये जो सुझाव उठाए गए, इसी को ध्यान में रखते हुए उठाए गए। इसने उस समय 1953 में ही ये बात कही थी कि प्रांतों में अपना एक तकनीकी शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। और मुख्य मुख्य सुझावों की बात कर रहा हूं मित्रों। एक और सुझाव दिया कि पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा की जो नीति है और जो योजना है, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित हो या फिर शिक्षकों से संबंधित हो, माध्यमिक शिक्षा की नीति और योजना पूरे भारत में एक तरह की रहे। इसके लिए इसने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन होना चाहिए। मतलब इसने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड होना चाहिए, अपना एक बोर्ड होना चाहिए जो नीति निर्धारित करे कि पूरे भारत में जो शिक्षा की नीति और योजना जो रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। शिक्षकों की शिकायतें रहती है, उन्हें स्कूलों में, पाठशालाओं में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, किस प्रकार का व्यवधान पड़ रहा है, उनकी शिकायतों को सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। इसके लिए इसने सुझाव दिया, इस आयोग ने एक बेहद खूबसूरत सा सुझाव दिया कि एक आर्बिट्रेशन बोर्ड रहना चाहिए। कभी आपसे पूछे कि आर्बिट्रेशन बोर्ड क्या है, या फिर ये आर्बिट्रेशन बोर्ड किससे संबंधित है, तो ये अध्यापकों की शिकायतों से संबंधित रखता है, संबंध रखता है। मतलब यहाँ पर अध्यापक अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है। अब ये तो ऊपरी सतह बताई। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी मुदालियर आयोग ने एक और काम किया। इसने क्या किया, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को दो भागों में विभक्त किया। एक सीनियर बेसिक पर और उच्च शिक्षा को बेसिक पर किया।
मतलब कुल जो रहेगा 7 वर्ष का रहेगा। सीनियर बेसिक की जब बात होती है, इसने कहा सीनियर बेसिक में इसने बात की 6, 7, 8 की, और मतलब ये जो 6, 7, 8 है ये कक्षाओं की बात कर रहा हूँ मैं। बाद में अपने ही सुझाव के साथ इसके कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं। बाद में ये क्या कहता है मैं यहीं पर बताता हूँ आपको। और एक उच्च शिक्षा की बात कही इसने, माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक उच्च शिक्षा की बात कही, माध्यमिक उच्च शिक्षा की स्तर की बात कही। उसमें इसने 4 कक्षाओं को रखा, 9, 10, 11 और 12। पहले पन्नों में जो है, शुरुआती जो पन्नों में इसने ये सुझाव रखा है, देखिए टकराव कैसे होते हैं। अब बाद में यही आयोग क्या कहता है, इसी के कारण इस आयोग की निंदा हुई। फिर इसको ज़्यादा सीरियस लेने के लिए इस जो इसने प्रणाली बताया था, फॉर्मूला बताया था, इसे सीरियस नहीं लिया गया। क्योंकि इसने आगे कहा कि जो इंटरमीडिएट है 11 और 12 है, इन्हें ख़त्म कर दिया जाए। इसने क्या कहा कि 5वीं को क्या कर दिया जाए, सीनियर बेसिक में डाला जाए, 5, 6, 7, और इधर क्या कर दिया 8, 9, 10 और 11। मतलब 11 को इसने माध्यमिक उच्च शिक्षा में रखा और 5वीं कक्षा को सीनियर बेसिक में डालने का फॉर्मूला दिया। और 12वीं जो है, 12वीं कक्षा को इसने कहा कि ये उच्च शिक्षा में प्रवेश करने से पहले 1 वर्ष का एक कोर्स के तौर पर किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा में प्रवेश करने से पहले 1 वर्ष का कोई कोर्स होना चाहिए, और उस कोर्स को इसने क्या कहा कि 12वीं को ख़त्म कर दो और उस कोर्स के रूप में शुरू कर दो। मतलब बात की बात वही रही कि जो उच्च शिक्षा की जो हमने पढ़ा था कि 3 फिर 2 का पढ़ा था, फिर 2 वर्ष का शोध, वो आगे चल सकता है, कितने वर्ष का चल सकता है। ये वाला जो 3 का फॉर्मूला इसने उस पर 3 से 4 नहीं हुआ है। बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है कि सर जैसे ही इसने ये कहा तो शायद यहाँ पर 3 से 4 हुआ होगा। नहीं, इसने ये नहीं कहा। इसने सिर्फ इतना कहा कि 12वीं को जो है इंटरमीडिएट का कोर्स से ख़त्म करके इसे क्या किया जाए, इसे एक कोर्स के रूप में पढ़े उच्च शिक्षा में प्रवेश से पहले। जिसके चलते पहले इसने ये सुझाव दिए 9, 10, 11, 12 का, और बाद में ये इस प्रकार का सुझाव देता है। यहीं पर टकराव हुए अपने सुझावों में ही इस आयोग की एक निंदा भी रही, एक प्रकार से इस आयोग का ये दोष भी है। अगला प्रश्न अब ये उठता है कि कार्य दिवस कितने होने चाहिए। मुझे बताइए कि पिछले आयोग में जब बात की थी, उच्च शिक्षा आयोग की मैं बात कर रहा था, तो उच्च शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कितने कार्य दिवस परीक्षाओं को छोड़ करके रखने की बात कही थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चेक करते हैं कि पिछली वीडियो आप लोगों ने अच्छे से देखी है कि नहीं देखी है। और एक और बात, आज के बाद वीडियो अब थोड़ी सी निरंतर रहेगी। अब जो अस्थिरता थी वो थोड़ी सी ठीक हो रही है, धीरे धीरे सामान्य जैसे स्थितियां होती हैं उसके बाद वीडियो भी इसी प्रकार से आती रहेगी। और प्रॉमिस एक प्रकार से आपसे है ही है कि 26 तारीख यानी कि 26 जुलाई को आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, हम 15 जुलाई के आसपास तक सभी आयोग और समितियों को पढ़ लेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड को भी पढ़ लेंगे, और उसके बाद अन्य जो भी आपका रहता है, जो आप बोलेंगे, जिस प्रकार से भी आपके सुझाव रहेंगे उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है। एक सुझाव रहा इसका कि कार्य दिवस 200 रहेंगे परीक्षाओं को छोड़ करके। और साथ में एक और बात कही, इस आयोग ने एक और बात कही कि पूरे वर्ष भर का जो भी इसका जो पाठ्यक्रम है, जो भी आपने बनाया हुआ है, इसमें 2 माह का क्या होना चाहिए, अवकाश होना चाहिए। 2 माह, या तो वर्षा ऋतु में या फिर शरद ऋतु की बात होती है। कुल मिलाकर के जो अवकाश है वो 2 माह का रहना चाहिए। 2 माह का अवकाश की बात कही। एक अन्य सुझाव दिया कि जिन भी बच्चों की आयु 17 वर्ष से कम है,
वो किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। किसी भी जन आंदोलन में, कोई भी सामाजिक आंदोलन हो रहा है उसमें, मतलब कि हड़ताल या धरने पर नहीं बैठेंगे या आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। अगर कोई ऐसा करता है उसे गैर कानूनी माना जाएगा। ये भी इसी आयोग का सुझाव था। शिक्षकों के क्षेत्र में बात कहूँ, कभी आपसे प्रश्न पूछे, आयोगों की बात होती है शिक्षा के क्षेत्र में, किस आयोग को शिक्षकों की बाइबल कहा जाता है? किस आयोग की रिपोर्ट को, ध्यान दीजिए, किस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों के लिए बाइबल माना जाता है? शिक्षकों के लिए जिस आयोग की रिपोर्ट को बाइबल माना जाता है उस आयोग का नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग। इसे क्या माना जाता है? शिक्षकों के लिए बाइबल माना जाता है। नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अब बात आती है शिक्षकों के लिए क्या किया। इसने कहा 1 वर्ष का क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण होना चाहिए शिक्षकों का, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और सेवानिवृत्ति वर्ष जो रहेगा वो 58 नहीं, 58 नहीं, बल्कि 60 वर्ष होगा। मतलब 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। ये इस आयोग ने उनके लिए कहा। और प्रशिक्षण के लिए यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात हो जाती है। हम सोचते हैं कि हो सकता है कि प्रशिक्षण के लिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इस आयोग ने कहा कि 1 वर्ष का समय रहना चाहिए, एक वर्ष का कोर्स रहना चाहिए, ट्रेनिंग कोर्स रहना चाहिए। तो हम क्या अपने आप में ही वहाँ पर एक बड़ा उच्च कोटि का दिमाग लगा लेते हैं, जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस लगा लेते हैं। लेकिन वो कॉमन सेंस कौन सी सेंस हो जाती है, वो मुश्किल हो जाता है। तो इसने क्या किया हुआ है, इसने कहा बीएड की बात नहीं की थी मित्रों। इसने ये जो कोर्स था शिक्षकों के लिए एमएड की बात की थी। किसकी बात की थी? ये प्रश्न बनता है और वहाँ पर फंसा लेगा वो आपको, ऐसे में फंसा लेगा। तो ये बीएड की बात नहीं की थी इस आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, इसने एमएड की बात की थी। ठीक है, इतना हो गया। सबसे मेन अन्य जो सुझाव है उनके ऊपर बहुत सारे सुझाव दिए हैं, उनको आपसे नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसने त्रिभाषा सूत्र को शिक्षा के क्षेत्र में दिया, हिंदी, इंग्लिश और एक स्थानीय भाषा। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव कि मैं यहाँ पर इसे किसने लागू किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि त्रिभाषा सूत्र का जो फॉर्मूला जो है, ये जो त्रिभाषा का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले किस आयोग ने दिया? तो ये मुदालियर आयोग ने इसकी सिफारिश बढ़ चढ़ करके की। मुदालियर आयोग को इसका श्रेय जाता है। बाद में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग क्या करता है वो आगे वाले आयोगों में पढ़ेंगे, लेकिन इसने साफ तौर पर कहा कि त्रिभाषा का एक सूत्र इसने और उसका एक सुझाव सरकार के समक्ष रखा कि इस प्रकार से हमारी प्रणाली रहनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी को लेकर के इसके स्पष्ट मत नहीं थी। इसकी वजह से भी इस आयोग की निंदा होती है, इस आयोग का दोष माना जाता है। इसे पाठ्यक्रम में रखना चाहिए, इसे कितनी अहमियत देनी चाहिए और कितनी नहीं देनी चाहिए, इस आयोग ने कोई स्पष्ट रूप से इसे नहीं बताया। अन्य कोई सुझाव रहते हैं जो मुझसे स्किप हुआ होगा, किसी को अगर पता है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें। कम से कम अगर जो चीज़ें मुझसे स्किप हुई है वो आप अपने कमेंट के माध्यम से, जो अन्य जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कहीं डिपेंडेंट सिर्फ हमारी वीडियो पर है, उन्हें कमेंट में वो देखने को मिले और वहाँ से उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो। मैंने यहाँ पर एक बात बताई हुई है, इस बात को हमेशा याद रखना कि इस आयोग की रिपोर्ट को शिक्षकों की बाइबल माना जाता है। बाकी वीडियो
10 या 12 दिन का अंतराल पड़ा, इसके लिए बेहद क्षमा चाहता हूं। आने वाले समय में अब निरंतरता रहेगी, वीडियो सीरीज़ आगे हम बढ़ाएंगे। मैंने प्रॉमिस किया हुआ है 15 जुलाई तक। अगर आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहा और आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब की गति को ऐसे ही तीव्र करते रहे, बढ़ाते रहे, योगदान देते रहे, अपना प्यार बांटते रहे, 15 जुलाई से पहले पहले आयोग और समितियां कंप्लीट आपको बता दी जाएगी। उससे बाहर कुछ छूटेगा नहीं। इवन एनसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे। यहाँ पर सिर्फ शिक्षा, भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है, अभी तो हम स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात कर रहे हैं। 2 वीडियो में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात करूंगा। और याद रखना, इस आयोग को कई बार ऐसा पूछा जाता है, मैं एक बात स्किप कर गया था, कि स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में समीक्षा और सुधारों हेतु सबसे पहला किस आयोग का गठन हुआ? तो राधाकृष्णन आयोग नहीं, इस आयोग को करना है। फिर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में मुदालियर आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1952 को हुआ था और 29 अगस्त 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट रखी थी। स्वतंत्र भारत के बाद, मैं पहले कह रहा हूँ, ताराचंद्र समिति का गठन माध्यमिक शिक्षा, वो समिति थी, आयोग नहीं था, समिति का गठन हुआ था। उसकी सिफारिशों को कैब ने क्या कर दिया? उसे निराधार बताया। 1949 में उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज की थी। 1948 में ताराचंद्र समिति का गठन हुआ था, कैब ने उसे नकार दिया। 1951 को कैब ने सिफारिश की सरकार से कि आप क्या कर दो, माध्यमिक शिक्षा में भी एक आयोग का गठन कर दो। उसकी सिफारिश को मानते हुए 1952 में क्या कर दिया सरकार ने? इस आयोग का गठन किया। ये सारी बातें मैंने बता दी है। कुछ सुझाव अन्य रहते हैं, देरी के लिए मैं फिर से क्षमा चाहता हूं कि हमने बहुत विलम्ब किया इस वीडियो में आने के लिए। 1 हफ्ते के अंतर मैंने रखा हुआ है कि 1 हफ्ते के अंदर हम एक या 2 वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब हो सकता है कि हफ्ते में 3 वीडियो भी आ जाए, 2 वीडियो भी आ जाए, उसमें इसी प्रकार की गति रहेगी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, 15 जुलाई तक आपका पूरा आयोग और समितियों का जितना भी रहता है ये हम कंप्लीट करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ में घरों में रहिए। बहुत जल्द स्थितियां सामान्य होने वाली है। सामान्य स्थितियों का होने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल अब अपने आप को सुरक्षित मान बैठे। जो परहेज़ करना है, जो कहा हुआ है, सावधानियां बरतनी, उन्हें बरतते रहिए और हमें दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।